राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 190 वर्ष का कालखंड, और उस कालखंड में जिन वीर वीरांगनाओं ने, क्रांति वीर वीरांगनाओं ने, नायक नायिकाओं ने, हर आयु वर्ग के देश विदेश में रहने वाले भारतीयों ने सशस्त्र चुनौती दी एक सशक्त साम्राज्यवादी सरकार, अंग्रेज सरकार को। 1-2 साल नहीं, लगातार 190 वर्ष का कालखंड में लाया हूँ। उन लोगों को आपके सामने ला रहा हूँ जिन्होंने शौर्य और वीरता का कमाल तो किया, परंतु उनका नाम कहीं भी इतिहास के अंदर नहीं आया गया। लोगों के सामने उनकी कुर्बानी, उनका बलिदान, उनकी तपस्या, उनका त्याग, उनकी कर्मठता, निष्ठा, उनका फांसी के तख्तों पर झूल जाना, उनका जेलों के अंदर लंबी सजाएं भुगतना, वहीं पर दम तोड़ देना, काला पानी जैसे घोर नारकीय सेलुलर जेल अंडमान की। और जो लोग गए 90% वही मर खप गए। उनमें से भी किसी का नाम इतिहास में नहीं। लगभग 3 वर्ष पहले मैंने इस चैनल के माध्यम से आप तक उन सारी हुतात्माओं को, पुण्य आत्माओं को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं, और एक श्रद्धा सुमन भेंट करने का एक प्रयास। 646 वीडियोस इस संबंध में मैं आपकी पहुंचा चुका हूं आपके पास। जिन अज्ञात, अनजान, पूर्ण रूप से अज्ञात क्रांति वीर वीरांगना को मैं आपके सामने ला रहा हूं। अज्ञात, आज मैं 3 महिला क्रांतिकारियों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। अज्ञात, कोई नहीं जानता इनको। हाँ, सबसे पहले हम लेते हैं रुक्मिणी बाई को। रुक्मिणी बाई यद्यपि एक महिला थी, लेकिन अगस्त क्रांति में उसने जिस तरह से भाग लिया, वह आश्चर्यजनक ही कहा जाएगा। वह पुरुषों के साथ तोड़फोड़ के काम में भी हौसले के साथ भाग लेती, अग्रसर होकर काम करती। पुलिस मुश्किल से ही उसे गिरफ्तार कर सकी, बहुत कठिनाई से करती और भाग जाती। 9-2-11 हो जाती, रफू चक्कर हो जाती। पुलिस के लिए एक चुनौती हो गई थी रुक्मिणी बाई। उस पर मुकदमा चलाया गया, बड़ी मुश्किल से उसको गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया गया, और 6 महीने के कठोर कारावास का दंड दिया गया। उसकी मृत्यु जेल में ही हो गई। रुक्मिणी बाई का जन्म मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के तमोरा ग्राम में हुआ। उसका विवाह विझावर काछीबाड़ा के श्री महाराज जी क्षेत्रपाल के साथ हुआ था। ये थी हमारी रुक्मिणी बाई, जो पुरुष क्रांतिकारियों के मुकाबले में कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी। तोड़फोड़ के कामों से लेकर के सशस्त्र चुनौती अंग्रेजों को देने वाली और जेल में ही बलिदान हो जाने वाली रुक्मिणी बाई। थोड़ा आगे चले, हम एक और महिला क्रांतिकारी को ले, श्रीमती रेणुका सेन की गिरफ्तारी 20 दिसंबर 1931 को श्रीमती लीला नाग के साथ हो गई। लीला नाग मैं तीसरी महिला के रूप में आपके सामने लाऊंगा। कमाल की क्रांतिकारी। अंग्रेज लोग भी उस लीला नाग को सुन करके, देख करके आश्चर्य में पड़ गए थे। तो ये श्रीमती रेणुका सेन श्रीमती लीला नाग के साथ 1931 को 20 दिसंबर 1931 को गिरफ्तार हो गई। लेकिन उसी वर्ष जेल से इनको मुक्ति मिल गई, लेकिन श्रीमती लीला नाग तो जेल में थी। ये श्रीमती लीला नाग के शिष्य थी। इसलिए इस बात का बड़ा इनके मन में खेद रहा
कि मैं पूरा समय अपनी दीदी के साथ जेल में नहीं रह सकी। जेल मुक्ति के समय इनका, श्रीमती रेणुका सेन का कथन था क्या, हाई स्कूल में पढ़ते हुए मैं अपनी प्राचार्य दीदी से इतना नहीं सीख सकी जितना जेल में। उनके साथ जेल में रहते हुए मैंने ऐसा अनुभव किया कि जैसे मैं विश्वविद्यालय में उनके सानिध्य में पढ़ रही हूं। विश्वविद्यालय में उनके सानिध्य में पढ़ रही हूं। श्रीमती लीला नाग के बालिका विद्यालय में मैट्रिक पास करने के पश्चात रेणुका सेन ने बीए पास किया और फिर वे कलकत्ता चली गईं। कलकत्ता में उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए पास किया। रेणुका सेन, श्रीमती रेणुका सेन की गिरफ्तारी डलहौजी स्क्वायर बम कांड में हुई। 1 महीना तक वे प्रेसिडेंसी जेल में रहकर छूट गईं। वही 20 दिसंबर 1931 को वे श्रीमती लीला नाग के साथ फिर गिरफ्तार हो गईं। पहले गिरफ्तार हुई, छूट गई, फिर गिरफ्तार हुई, तो फिर इसी वर्ष कुछ महीने जेल में रहने के बाद उनको छोड़ दिया गया। लेकिन 1931 की जेल से मुक्ति के बाद क्या ये मुक्त हो गई? इन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया, स्वतंत्रता आज़ादी से अपने आप को हटा लिया, बैठ गई, शांत हो गई? नहीं भाई, आगे की यात्रा भी आखिर तक इनकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए बनी रही पूरी तरह से। इस तरह से हम देखते हैं कि श्रीमती रुक्मिणी बाई और श्रीमती रेणुका सेन, ये 2 महिला क्रांतिकारी जिनका मैंने आपको वर्णन किया। अब हम तीसरी ले रहे हैं, इसी रेणुका सेन की आचार्य प्रिंसिपल, जिनकी शिष्य थी वो। जेल की एक कोठरी में बंद श्रीमती लीला नाग, जिनकी आज हम अभी तीसरी महिला के रूप में चर्चा करेंगे। श्रीमती लीला नाग एक पुस्तक में डूबी हुई थी, पढ़ रही थी। उसी समय जेल अधीक्षक अपने निरीक्षण दौरे पर निकला। वह अंग्रेज था। श्रीमती लीला नाग ने खड़े होकर उसका अभिवादन किया। जेल सुपरिटेंडेंट उनके इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मिसेस नाग, आप जैसी विदुषी महिला को जेल में देखकर मुझे बहुत दुख होता है। समझ में नहीं आता कि आप इन क्रांतिकारियों के चक्कर में कैसे पड़ गई। श्रीमती लीला नाग ने उत्तर दिया, देश के प्रति अपने फर्ज के तकाजे ने ही मुझे क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ा है। विदुषी होने का अर्थ ये तो नहीं कि मुझे अपने देश की भलाई का चिंतन नहीं करना चाहिए। देश मुक्ति का आंदोलन केवल अनपढ़ और जाहिल लोगों का आंदोलन नहीं है, वह प्रत्येक भारतवासी का आंदोलन है। उसके प्रति पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी और भी अधिक बन जाती है। जेल अधीक्षक ने जाते जाते क्या कहा, कमाल के शब्द, ईश्वर का धन्यवाद है, ईश्वर का धन्यवाद है कि इस आंदोलन में आप जैसे लोगों का प्रतिशत अधिक नहीं है, बहुत कम संख्या में है। जिस समय ये प्रतिशत बढ़ जाएगा आप जैसी महिलाओं का आंदोलन में, जिस समय ये प्रतिशत बढ़ जाएगा तो हम लोगों का भारत में टिके रहना असंभव हो जाएगा। श्रीमती लीला नाग उसके कथन पर चिंतन करती रहीं। जेल में आने के पहले वह कई विद्यालय चला रही थीं, कई विद्यालय।
दीपावली संघ नाम की एक नारी संस्था भी उन्होंने बनाई थी। उन्होंने नारी शिक्षा मंदिर नामक एक हाई स्कूल भी खोला। उन्होंने जय श्री नाम की एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। श्रीमती लीला नाग को प्रिंसिपल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 20 दिसंबर 1931 को गिरफ्तार किया। 1938 में वे जेल से मुक्त हुई। 7 वर्ष का कठोर कारावास का दंड, लेकिन अपने मिशन से, अपने लक्ष्य से कहीं भी विचलित नहीं हुई, कभी डगमगाई नहीं। कठोर कारावास, विदुषी महिला, स्कूल में स्कूल खोलने वाली, पढ़ाने वाली, हर प्रकार से चिंतन करने वाली और भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए हमेशा ही अग्रसर, तत्पर, कैसे इसको स्वतंत्र कराया जा सके, हम तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे, ऐसा कहने वाली। और जहाँ वो पढ़ाती वहाँ अपने ऐसे कई शिष्यों को, जैसे श्रीमती रेणुका सेन को। तो आज 3 महिलाओं का, रुक्मिणी बाई, श्रीमती रेणुका सेन और श्रीमती लीला नाग, इन 3 महान महिला क्रांतिकारियों की चर्चा आज हुई। ऐसे ही कितने अनगिनत, 646 वीडियोस तो अब तक मैं ला चुका हूँ। और मैंने जो 1800 से ऊपर क्रांतिवीर वीरांगना आपके सामने लाई हैं, उनमें से 99% कोई नहीं जानता। जहाँ वो पैदा हुए थे उनको वो लोग भी नहीं जानते। बहुत बड़ा गैप है बीच में, 5-6 जनरेशन चली गई। और जिनको इन के नाम आगे लाने चाहिए थे, प्रेरणा के रूप में, प्रेरणा केंद्र के रूप में, प्रेरक के रूप में, एक आदर्श के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए था, ताकि आज़ादी के बाद और भी उन लोगों के अंदर देशभक्ति का संचार होता। महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब उनको स्मरण करते और देश को अगला देश का हिस्सा बनाने में जुट जाते, स्वतंत्र भारत को बनाने में। लेकिन स्वतंत्र भारत को बनाने में जिन लोगों के हाथ में सत्ता सौंपी गई, वो भी एक कमाल का धोखा ही कहना चाहिए। स्पॉन्सर्ड व्यक्ति को, अंग्रेजों का स्पॉन्सर्ड नेहरू, उसको सत्ता सौंपी गई और गांधी को एक टूल किट के रूप में प्रयोग किया गया। गांधी का हिंसा, गांधी का सत्याग्रह, गांधी का ये सारी बातें अंग्रेजों को सूट करती थी। लेकिन ये लोग सूट नहीं करते थे। इनको जब फांसी मिलती थी, या काला पानी, या जेल, और बहुत कठोर यातनाएं, गांव के गांव जला दिए जाते, निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया जाता। अरे अमृतसर, जलियांवाला बाग में क्या हुआ? ऐसे में बहुत से भयंकर कांड भी आपके सामने ला चुका हूं। तो इन अनजान, अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं को आपके पास लाने का, आपके समर्थ इनको प्रस्तुत करने का मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।